नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करने वाले हैं स्पर्श रेखा और स्पर्श तल की। एक गोला है, उस पर कोई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर आप एक टच करती हुई लाइन खींच के जाएं तो उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। ये जो स्पर्श रेखा है इसको थोड़ा परिभाषित करते हैं सही से, और फिर स्पर्श रेखाओं से बनने वाला जो स्पर्श समतल है उसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्पर्श रेखा एवं स्पर्श तल। स्पर्श रेखा एवं स्पर्श तल, जिसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन, आइडिया को ध्यान दीजिएगा। यह है, अगर आपका कोई गोला है, कोई भी गोले की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पर्शरेखाएं सबके पास होती है। अगर आप परवलय की बात करें, दिग्वृत्त की बात करें, अति परवलय की बात करें, सबकी स्पर्शरेखाएं होती है, क्योंकि किसी से भी आप टच करते हुए लाइन खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हम बात करें स्पेसिफिक गोले की बात करें कि गोला है, उसको एक लाइन टच करते हुए जा रही है। तो थोड़ा सा आइडिया को देखिए। ये मान लीजिए आपका गोला है, ठीक है। इस गोले पे आप एक पर्टिकुलर बिंदु सेट कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये बिंदु सेट किया P। अब इस P बिंदु पे जब टच करती हुई लाइन जाएगी, ये कहलाती है आपकी स्पर्श रेखा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी कल्पना करिएगा। यहाँ पे ये अगर वृत्त होता तो कागज पे होता। अगर ये वृत्त होता तो कागज पे होता। कागज पे होता तो आप जो स्पर्श रेखा खींचते वो भी कागज पे ही खींचते। तो इसलिए जो वृत्त होता है, वृत्त के एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए, ये वृत्त के एक बिंदु पर केवल ठीक एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं, केवल एक खींची जा सकती है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। हमारे पास वृत्त की जगह गोला आ गया, जो कि कागज पे नहीं है। गोला कागज पे हो भी नहीं सकता। ट्राई कर लीजिए, एक गेंद को एक कागज पे आप रखिए, क्या पूरी गेंद कागज पे आ जाएगी? नहीं, कुछ उसका थोड़ा सा हिस्सा टच करेगा, बाकी पूरा हिस्सा जो हवा में रहेगा। तो अब आपका जो कागज है उसके ऊपर गेंद को नहीं रख सकते, बॉल को नहीं रख सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, बॉल को उठा लीजिए, कागज पे रखने का कोई फायदा नहीं है। बॉल को उठाया, उस बॉल के किसी बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, तो आप देखेंगे एक ऐसे भी खींच सकते हैं। देखिए, ये स्पर्श बिंदु है, मान लीजिए एक ये हो गया। ये सब स्पर्श रेखाएं हैं, देखिए गौर करिए, ये हर रेखा स्पर्श रेखा होगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं, क्योंकि इस बार आप हवा में है, आपकी गेंद ये है, इस गेंद पे ये खींचिए, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी, ये सारी की सारी इस पे स्पर्श रेखा होंगी। समझ रहे बातों को? ये भी स्पर्श रेखा, देखिए ये भी है आपकी तरफ, उसी बिंदु पे ये भी है। तो अब एक बिंदु पे, गोले के एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब ये मत पकड़ के बैठ जाइए कि हमने व्रत में पढ़ा था कि एक होती है। व्रत में एक होती है, गोले के एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये बात, क्योंकि अब आप त्रिविमीय तल पे हैं। त्रिविम पे संभावनाएं बढ़ जाती है, त्रिविम पे संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए एक नदी को आप पार करते हैं, एक नदी को आप पार करते हैं, उसके लिए एक पुल बना हुआ है। ठीक है, आप ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे हैं, वो पुल बना हुआ है, तो आप ऐसे ही तो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप में उड़ने की क्षमता आ जाए, सुपरमैन वाली पावर आ जाए, आप उड़ सकें, तो फिर आपके पास कितने रास्ते होंगे? जब आप नहीं उड़ सकते हैं तब तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता होगा। लेकिन अगर आप उड़ना सीख गए हैं या आपके पास वो ताकत है उड़ने की, तो 1 2 3 4 5 कितने तरीके हैं बी तक जाने के? तो आप कहेंगे सर अनंत तरीके हैं। अब क्यों बदल गई ये चीज़? क्योंकि आपके पास उड़ने की ताकत आ गई। जैसे उड़ने की ताकत आई, संभावनाएं 1 से अनंत हो गई। सेम वही बात है, गोला जो 2D नहीं है, 3D है। 3D होते ही जब वो त्रिविमीय में चला गया तो उसके बाद संभावनाएं और बढ़ गई। आप भी अपने सोचने का दायरा बदलेंगे तो आपकी भी संभावनाएं बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? जिस भी परास में, जिस भी रेंज में आप सोचते हैं, जहाँ भी आपका आसपास का माहौल है, वहाँ जब आप सोचते हैं तो बंध जाते हैं। लेकिन जब आप उसके बाहर सोचते हैं तो फिर आप भी अनंत संभावना वाले व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे गोला बन गया, जैसे व्रत था, जब तक कागज पे था एक स्पर्श रेखा थी, कागज से व्रत से गोला बना, क्योंकि कागज से बाहर आना था। व्रत तो कागज से बाहर नहीं आ सकता, तो उसने क्या किया, व्रत बन गया गोला। तो जैसे ही वो गोला बना, उसकी संभावनाएं अनंत हो गई। एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती। तो यहाँ लिख लेते हैं, गोले के एक बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। गोले के एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, अब और सुनिए, अब आइडिया सुनिए। ये जितनी भी स्पर्श रेखाएं हैं, उन सब देखिए, स्पर्श रेखाएं जो होंगी वो सारी ऐसी ही होंगी। ऐसे एक आपकी तरफ आ रही होगी, अभी आप जो देख रहे हैं आपकी तरफ आ रही है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे इस तल पे तो आएगी सारी। तो ये जो पूरा तल है, इसको स्पर्श तल कहते हैं, इसे स्पर्श तल कहते हैं।
तो पहले स्पर्शरेखा की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर स्पर्श तल पे आते हैं। स्पर्शरेखा गोले के किसी बिंदु पर, गोले के किसी बिंदु पर खींची गई जो केवल एक बिंदु पर गोले को स्पर्श करती है। एक बिंदु पर गोले को, रेखा जो केवल एक बिंदु पर गोले को स्पर्श करती है। बुद्धिजीवी लोग जो है वो इसे अलग अलग परिभाषाएं भी देते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ढेर सारे रूप आप इसके दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, है ना। तो वैसे ही इस बात को कहने के भी कई तरीके। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये लीजिए गोला और ये लीजिए एक रेखा, ठीक है। अब रेखाएं ये भी गुजर रही है, रेखाएं ये भी गुजर रही है, तो ये रेखा में क्या खासियत है, इस रेखा में दो बिंदु बन रहे हैं, इस रेखा में दो बिंदु बन रहे हैं, इस रेखा में जो दो बिंदु है वो संपाती है, मतलब a बराबर b है। तो कई बार क्या बोलते हैं कि उस रेखा का समीकरण जो गोले को दो संपाती बिंदुओं पे काटती हो। दो संपाती मतलब वो दोनों बिंदु एक हो, तो वो ऑब्वियसली बात है स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि अगर काटती हुई जाएगी तो दो बिंदु आएंगे, काटती हुई जाएगी तो दो बिंदु आएंगे। लेकिन अगर वही दोनों बिंदु सेम हो जाए तो इसका मतलब स्पर्श कर रही है। देखिए बुद्धिजीवी है ना, मैंने अभी क्या कहा था, मैंने कहा था ये बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी लोग तो सोचते रहते हैं कि भाई और इसको कैसे कह सकता हूँ, इसी बात को दूसरे एंगल से कैसे कहूँ, तीसरे एंगल से कैसे कहूँ। तो बुद्धिजीवी होने का मतलब ये है ना कि वो सारा दिन सोचता है, और सारा दिन सोचता है तो कुछ ना कुछ तो लाएगा निकाल के। तो उसने अलग अलग डेफिनेशन बनाई है, अलग अलग तरीके से बनाई है, ठीक है ना। अब एक और आपको परिभाषा बताता हूँ। कई बुद्धिजीवी ये परिभाषा लगाते हैं कि ये केंद्र रहा, तो गोले की वह रेखा जिसे केंद्र से डाला गया लंब, जो लंब डाले P, वो त्रिज्या के बराबर हो, क्योंकि त्रिज्या के बराबर केवल तभी होगा जब वो स्पर्श रेखा होगी। मैंने कहा ना बुद्धिजीवी है बेटा, वो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का मतलब यही होता है कि दिमाग लगा रहा है, तो सोचे बैठे बैठे सोचेगा कि यार इसमें क्या खासियत है और क्या खासियत है, और उसके दिमाग में ये चलता है कि यार ये 5 बातें तो बाकी लोगों ने बता दी, मैं छठी बताऊं तो बात चले, या 6 बातें हो चुकी है तो 7वीं मैं बताऊं तो बात चले। तो वो दिमाग में घुमाता रहता है कि कुछ ऐसा नया निकाल कर आऊं जो आज तक दुनिया में किसी ने ना देखा उसको। तो वो देखने की कोशिश करता है जो आज तक कभी देखा नहीं गया। तभी तो सृष्टि प्रकृति आगे बढ़ती है। दुनिया आगे कैसे बढ़ती है, जब आप कुछ नया लेके आते हैं जो आज तक पहले कभी नहीं था। और इसी तरीके से हर कोई अपना प्रयास करता है, नई नई चीज़ें लाता है, दुनिया आगे बढ़ती है। कोई मोबाइल फ़ोन लेके आया था, कोई पहला टेलीफोन लेके आया था, कोई टेलीग्राफ लेके आया था, कोई ट्रेन लेके आया था, कोई भाप का इंजन लेके आया था, कोई कुछ और लाया था, कोई कुछ और लाया था, कोई सुई का आविष्कार करके लाया था, कोई वैक्सीन बना रहा है। तो हर किसी ने कुछ ना कुछ नया खोजा और दुनिया में वो सब जुड़ते चले गए, दुनिया यहाँ तक पहुँच गई। तो बुद्धिजीवियों को सोचने दीजिए, क्योंकि वो दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सारी स्पर्शरेखाएं इस बिंदु पे, ढेर सारी स्पर्शरेखाएं, जैसे मैंने बता दिया कि इस बिंदु पे आपको ये सारी स्पर्शरेखाएं प्राप्त होंगी। इन सारी स्पर्शरेखाओं को एक समतल पे कवर कर लीजिए। क्या करिए, एक समतल पे कवर कर लीजिए, जिसे स्पर्श समतल कहेंगे। तो स्पर्श समतल क्या हुआ, गोले के किसी बिंदु पर, गोले के किसी बिंदु पर खींची गई सभी स्पर्शरेखाओं को सम्माहित करने वाला समतल, सारी स्पर्शरेखाओं को वो अपने अंदर समा लेगा, करने वाला समतल स्पर्श समतल कहलाता है। करने वाला समतल, गोले के किसी बिंदु पर खींची गई सभी स्पर्शरेखाओं को सम्माहित करने वाला समतल स्पर्श समतल कहलाता है। क्लियर है, क्लियर हो गया। गोले के किसी बिंदु पर खींची गई सभी स्पर्शरेखाओं को सम्माहित करने वाला समतल स्पर्श समतल कहलाता है। तो हुआ क्या है, चित्र से बताऊं तो देखो, चित्र में बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों है, क्योंकि मैं बार बार कागज पे बनाऊंगा तो 2D बनेंगे, 3D बन नहीं सकते। अब ये गोला मैं कहूँ ये 3D है, तो आपको कैसे नजर आएगा ये 3D है। मैं थोड़ी बहुत कलाकारी करूंगा तो आपको हल्का फुल्का कल्पना में आसान हो जाएगा। ये लीजिए, अब बेटा मैं सिर्फ धोखा दे रहा हूँ आपको, बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, ये देखिए आपके सामने ही है। अब आप, मैं कहता हूँ 3D हो गया, कहाँ 3D हो गया, तो ठीक है, कल्पना कर पा रहेंगे आप, ये 3D हो गया। अब इसका एक बिंदु पकड़िए और उस पर ये सारी स्पर्शरेखाएं खींचिए। सारी तो यहाँ तो मैं कैसे खींचूँ, लेकिन ठीक है, ये वाईफाई भाई ये वाला सब खींच दिया और इन सबको मैंने ले लिया एक समतल के ऊपर। आ जाओ भैया, सब मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आ जाओ, ये लो, ये आपका कहलाता है समतल। ये तो ऐसा लगा रहा है जैसे कोई आग लगा रहा है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि पृथ्वी के नीचे आग दी हुई है। ये हम जब पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में डायग्राम बनाते थे, बर्नर लगाते थे नीचे गर्म करने के लिए, तो ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे गर्म कर रहा हूँ पृथ्वी को। मतलब मैंने आज पृथ्वी को जलाने का फैसला किया है और मैं पृथ्वी के नीचे आग लगा दी।
यही है, तभी तो कह रहे हैं डायग्राम बड़े भद्दे बनते हैं, जो समझ में आना चाहिए वो नहीं, आगे कुछ और ही समझ में आता है। तो इसलिए 3D जो है वो कल्पना का विषय है। चलिए अब इन सबसे बाहर निकलते हैं, आ जाते हैं फाइनली हम अब स्पर्श रेखाएं नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाएं क्यों पढ़ें, जब पता है स्पर्श रेखाओं, सारी स्पर्श रेखाओं को हम एक स्पर्श रेखा पढ़ भी लेंगे तो क्या होगा, अनंत स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो फिर कितने स्पर्श रेखाओं के समीकरण पढ़ेंगे आप, अनंत पढ़ेंगे, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए काम कीजिए, इन सबको समाहित करने वाला समतल तो एक है ना, तो समतल पढ़ लीजिए, स्पर्श रेखाएं अपने आप कवर होगी। कमाल की बात, देखिए कितनी जोर की बात कही है मैंने। आप एक बिंदु पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, हर स्पर्श रेखा का अपना समीकरण होगा, तो एक बिंदु पे आपको अनंत समीकरण मिलेंगे। इतने याद रखेंगे, इतने बनाएंगे। जब आबे साहब नहीं बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, एक कमाल का काम करेंगे। क्या, एक और कमाल का काम करेंगे, क्या, इन सारी रेखाओं को एक समतल पे ले लेंगे, वो पढ़ लेंगे, क्योंकि समतल तो वो एक ही होगा। एक समतल अनंत रेखाओं को कवर करेगा, तो हम उस स्पर्श समतल का ही समीकरण पढ़ेंगे। क्लियर हुआ, स्पर्श समतल का समीकरण। एक बिंदु ले लीजिए x1 y1 z1, x1 y1 z1 पर x x1 y y1 z z1 u प्लस x1 y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। ये लीजिए, ये आपका स्पर्श समतल का समीकरण होगा। अपना जो u v w और d के जो मान है गोले वाले वो यहाँ रख दीजिए, x1 y1 z1 जो आपका बिंदु है जिस पे आप स्पर्श समतल चाहते हैं वो रख दीजिए, और आपका काम तैयार, आपका काम तैयार। एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, है ना, आपको एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। ये आपका गोला ले लीजिए, इसका कोई बिंदु 1 1 1 ले लेते हैं, बिंदु 1 1 1 पर स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करिए, या ज्ञात करूंगा। देखिए u v w जो है और d जो है वो निकाल लीजिए। यहाँ से आपका 2u बराबर 2, u बराबर 1, 2v बराबर 4, v बराबर 2, 2w बराबर -6, w बराबर -3, d बराबर -3। u का मान आ गया, v का मान आ गया, w का मान आ गया, d का मान आ गया। ये जो बिंदु दिया हुआ है ये आपका x1 y1 z1 हो गया, x1 y1 और z1 हो गया। अब आप अपना समीकरण ले आइए, समीकरण हाजिर है, मान रखिए, जो मान है वो रखिए। x1 का मान 1, y1 का मान 1, z1 का मान 1, u का मान 1, x1 का मान 1, y1 v का मान 2, z1 का मान, z1 कहाँ हो, z1 भी 1 है, ठीक है। v का मान, v तो हो चुका ना, w होगा, w का मान -3, z प्लस z1, d का मान -3। ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, x एक ये और एक x ये, 2x हो गए। y का हिसाब किताब y, और ये यहाँ y था तो 2y और एक ये y, 3y, और z और माइनस का 3z तो माइनस का 2z। नियतांकों का फैसला कर लीजिए, 1 और 2 3, और ये माइनस का 3 कट गया और माइनस का 3 बच गया। ये लीजिए आपके स्पर्श समतल का समीकरण आपको मिल गया। क्लियर है, इस तरीके से आप अपना स्पर्श समतल का किसी बिंदु पे समीकरण निकाल सकते हैं। इसमें एक बात और ऐड करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात जो है, इसका एक स्पेशल केस बनाते हैं। स्पेशल केस क्या, जब आपके गोले का समीकरण सिंपल सा समीकरण हो, सिंपल सा समीकरण मतलब x² प्लस y² प्लस z² बराबर r², ये सबसे सिंपल समीकरण होता है गोले का। इस केस में क्या होता है, केंद्र 0 0 होता है। बताइए 0 0 से सरल केंद्र क्या हो सकता है, गोले का केंद्र 0 0 होता है, त्रिज्या r होती है। तो ये सबसे सरलतम रूप कहलाता है गोले का समीकरण का। केंद्र होता है आपका मूल बिंदु, त्रिज्या होती है आपकी r, केंद्र होता है 0 0, त्रिज्या होती है r। सबसे इजी फॉर्म है ये। अब इसकी मैं जो है वो स्पर्श तल का समीकरण आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ये बिंदु नहीं है, केंद्र है। ये नहीं कि आप बिंदु x1 y1 z1 मान ले ना, ये x1 y, हर पीली चीज सोना नहीं होती। हर 3 बिंदु देखते ऐसे x1 y1 z1 मत माना करो, गलत बात है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें आप आइए, समीकरण को पहले पदों को एक तरफ करते हैं, सूत्र वही लगाऊंगा, लेकिन आपको एक स्पेशल केस बना के दे दूंगा ताकि अगली बार आप फटाफट निकाल सकें। अब इसमें कोई भी x का पद नहीं है, मतलब u 0 है, कोई भी y का पद नहीं है यानी v 0 है, कोई भी w का पद नहीं है यानी w 0 है। हाँ, d का पद है जो कि माइनस का r² है। अब ले जाकर आप
अपने जो सूत्र है उस भैया में वापस रख दीजिए। आपका ये जो फॉर्मूला भाई साहब है इसमें मान रख दीजिए। अब आप u का मान 0 रखेंगे तो उससे होगा क्या, ये 0, v 0 रखते ये 0, w 0 रखते ये 0 और d का मान -r²। तो आपके पास बचेगा क्या क्या, बचेगा सिर्फ ये x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 और बाकी सब 0, r² बराबर 0। r² को उधर ले जाइए तो ये हो गया x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 बराबर r²। ये लीजिए आपके स्पर्श समतल का समीकरण हो गया। लेकिन स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस कब, जब आपका गोले का समीकरण मूल बिंदु वाला हो। जब गोले का समीकरण ये वाला हो तो स्पर्श समतल का समीकरण आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं सीधे सूत्र से। एग्जाम्पल करा देता हूँ एक, जिससे ये बात आपको समझ में आ जाए। ये आपका गोला है, इस गोले के बिंदु 0, 3, 4 पर स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण बिंदु दिया है 0, 3, 4 पे स्पर्श समतल का समीकरण निकालिए। तो ये बिंदु आपका हो गया x1, y1 एंड z1 और ये आपका हो गया r² हो गया। सीधा स्पर्श समतल का समीकरण डायरेक्ट आएगा, सीधा एकदम सीधा, कुछ नहीं टेढ़ा मेढ़ा। x1 x, y1 y, z1 z। लेकिन याद रखिए दुरुपयोग मत करिएगा इस फॉर्मूले का। ये कब आएगा, जब केंद्र मूल बिंदु पे हो, मतलब आपके गोले का समीकरण ऐसा हो। अब ऐसा नहीं कि गोले का समीकरण तो वो बड़े वाला हो और आप यूज ये कर लेना, उस बड़े वाले के लिए बड़ा यूज करें, छोटे वाले के लिए छोटा यूज करें। कितना बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया सेट बैठा है, बड़े वाले के लिए बड़ा, छोटे वाले के लिए छोटा। ठीक है, अब बड़े वाले के लिए छोटा लगा दिया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। रखिए x1 का मान 0, y1 का मान 3, z1 का मान 4 और r² का मान 25। ये आपका समतल का समीकरण आ गया बिंदु 0, 3, 4 पे। क्लियर है? स्पेशल केस क्यों बनाते हैं, ताकि फटाफट सॉल्व हो जाए, मदद मिले। कई बार तो ये मदद मिलती है, इससे जल्दी हो जाता है। आगे यहाँ तक क्लियर है? स्पर्श समतल की कहानी समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, स्पर्श समतल से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कोई समतल हमें दे दे, कोई समतल हमें दे दे और हमसे पूछे कि स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। आया कमाल। उल्टा पूछे तो क्या करें, उल्टा पूछे तो क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, इसमें इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछ ले कि भाई ये समतल है, ये गोला है, ये गोला है, इस गोले का ये समतल है, तो बताइए प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। आ रहा बात समझ में? समझ रहे हैं? क्या समझे बेटा? गोले का समीकरण दे दे, स्पर्श समतल का समीकरण दे दे, पूछे बताओ बेटा ये स्पर्श समतल कौन से बिंदु पे है, कौन से बिंदु पे है, टेढ़ा है, उल्टा है, लेकिन मजेदार है। और मैथ्स में यही होता है, आप चीज़ों को उल्टा घुमा फिरा के हर तरीके से देखते हैं। तो आ जाइए दोबारा आते हैं। तो गोले x² प्लस y² प्लस z² बराबर 25 के स्पर्श समतल 0x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 25 के स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे आप? भाई उल्टा चलाओगे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? माना, क्योंकि हमारा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे माना। माना स्पर्श बिंदु x1 y1 z1 है, वो तो हमेशा काम करता ही है, x1 y1 z1 है। और हम क्या करेंगे, हम हमारा एक स्पर्श तल निकाल लेंगे और खुद का एक अपना ही स्पर्श समतल बना लेंगे। x x1 y y1 z1 z बराबर r² हमारा 25 बन गया। अब आजा बेटा तू भी, हम क्या बढ़ करें, हमने अपना खुद का स्पर्श समतल तैयार कर लिया। आजा, जैसे चाइना वालों ने अपना सूर्य तैयार कर लिया, हमने अपना स्पर्श समतल तैयार कर लिया। हम क्या कम है? हाँ ठीक है, सूर्य नहीं बना सकते तो क्या स्पर्श समतल तो बना सकते हैं, बना लिया। आ जाओ चाइना वालों, ऐसे ही कंपेयर करेंगे आपको। तो अब दोनों है तो एक ही। क्यों एक है? क्योंकि हमें वही स्पर्श बिंदु माना है जो स्पर्श समतल दिया है, वो जहां भी टच कर रहा है वही स्पर्श बिंदु हमने x1 y1 z1 माना जो निकालने वाले हैं। तो दोनों समीकरण की तुलना करेंगे क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। अब समीकरणों की तुलना कैसे होती है? यहाँ तुलना का मतलब क्या है? दोनों समीकरण एक ही है, दोनों समीकरण एक है बेटा। जब दो समीकरण एक होते हैं तो आप क्या करते हैं, x के गुणांकों का अनुपात बराबर, y के गुणांकों का अनुपात बराबर, z के गुणांकों का अनुपात बराबर, अचर पदों का अनुपात, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। कैसे? दोबारा सुनिए, उस सुर को दोबारा सुनिए जो भी मैंने बोला। x के गुणांकों का अनुपात x1/0,
y के गुणांकों का अनुपात बराबर z के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पद के गुणांकों का अनुपात बराबर। समीकरण ही बराबर है ना बेटा, समीकरण बराबर है, इसका मतलब x से x वाला गुणांक का अनुपात वही आएगा जो y से y वाला आएगा, वही z से z आएगा और वही अचर पद वाला आएगा। ठीक हो गया, हो गया। अब x1 निकाल लीजिए आप, ये लीजिए x1 बटा 0 बराबर 25/25 यानी 1, y1 बटा 3 बराबर 25/25 बराबर 1, z1 बटा 4 25/25 बराबर 1। तो x1 बराबर क्या आया 0, y1 बराबर कितना आया था 3, z1 बराबर कितना आया 4। ये लीजिए, वही आया नहीं आया, वही आया या नहीं आया? तो जवाब है हाँ जी आ गया 0 3 4। तो आप उल्टा भी चल सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श समतल आता है, स्पर्श समतल से वापस स्पर्श बिंदु भी आता है। क्लियर है ये बात? एकदम है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पर्श करने की शर्त। स्पर्श करने की शर्त बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी शर्त होती है कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये फलाना फलाना समतल इस फलाने फलाने गोले को टच कर रहा है। पी समतल जो है वो एस गोले को टच कर रहा है, क्योंकि काट भी तो सकता है, हो सकता है ना काटे ना स्पर्श करे, दूर से चला जाए। कैसे पता चले? कैसे पता चले कि जो पी है उसकी स्थिति क्या है? ये आपका गोला, ये आपका समतल 1 2 3। तो यहाँ पे आप 3 समतल देख सकते हैं। बेटा लाइनें नहीं है, मैंने कहा ना कि जब आप 2D पे डायग्राम बनाते हैं तो आपके समतल बनते ही नहीं है, आप लाइनें ही बनाते हैं एक तरह से। तो कल्पना कीजिए गोला है, उसके नीचे 1 समतल 2 समतल 3 समतल। ठीक है, लोहे की प्लेटें ले लीजिए और एक बड़ी सी गेंद ले लीजिए। पहली प्लेट को उसके अंदर से जाने दीजिए, दूसरी को टच करते हुए जाने दीजिए, तीसरी को नीचे से जाने दीजिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो प्लेटें हैं, इसको P1 नाम दे देता हूँ, इसको P2 प्लेट नाम देता हूँ, P3 कौन सी प्लेट? यहाँ तो चित्र में साफ दिख रहा है कि P3 प्लेट है वो टच नहीं कर रही है, P2 टच कर रही है, P1 काट रही है। तो चित्र में से तो पता लग रहा है, लेकिन बिना चित्र बनाए जब मैं आपको समीकरण दूं और पूछूं कि बताइए वो कौन सी स्थिति में, तो आप कैसे बताएंगे? तो बहुत अच्छा तरीका है, आइए समझाता हूँ। गोले का केंद्र पता कर लीजिए, गोले के केंद्र से समतल के ऊपर लंब डालिए, गोले के केंद्र से समतल पे लंब डालिए। ये जो लंब दूरी है इसको P नाम दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या है वो ज़्यादा है, क्योंकि गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। ये देखिए गोले की त्रिज्या ये होगी कैपिटल R। तो साफ दिख रहा है कि इस बार P जो है इस केस में आपका P छोटा है और R बड़ा है। इस सेकंड वाले केस में भी आपको वही लंब डालना है, आपका जो केंद्र है O उससे आपको समतल के ऊपर लंब डालना है। आप देखेंगे इस केस में जब स्पर्श करेगा तो आपका P जो है केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर है। और उसके अगली स्थिति में जब आप देखेंगे कि केंद्र से डाला गया लंब काफ़ी बड़ा है, इस बार P जो है, देखिए पहले वाले केस में P इतना था, सेकंड वाले केस में P इतना था और थर्ड वाले केस में P इतना है। हर केस में P अलग अलग हो रहा है। R तो बदलना ही नहीं है, वो तो गोले की त्रिज्या, वो बार बार चेंज थोड़ी होगी। P चेंज होगा क्योंकि P अगर समतल अंदर है तो P छोटा होगा, समतल टच कर रहा है तो P R के बराबर होगा, और अगर बाहर है तो P का मान R से बड़ा होगा। तो देख लीजिए इनमें से कौन सी स्थिति सही है। जो भी स्थिति लागू होगी, एक तो लागू होगी, या तो बड़ा होगा, बड़ा नहीं तो बराबर होगा, बराबर नहीं तो छोटा होगा। तीनों में से जो भी होगा उससे आपका तय हो जाएगा कि क्या है। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको ये थ्योरी समझ में आ जाए। इस गोले के सापेक्ष बराबर 0 के सापेक्ष समतल x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 3 की स्थिति चेक कीजिए। की स्थिति कि ये काट रहा है, नहीं काट रहा है, स्पर्श कर रहा है, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है वो स्थिति हमें बताइए। बताते हैं क्या कर रहा है। पहले u, v, w और z पता कर ले। बिल्कुल सबसे पहला काम तो यही है। गोले का केंद्र पता कर ले, 2u बराबर -2, u बराबर -1। अब केंद्र निकाल ले। गोले का केंद्र हो जाएगा माइनस का u, माइनस का v एंड माइनस का w। माइनस का u माइनस माइनस प्लस 1, -2 और w तो मैंने निकाला ही नहीं, माइनस माइनस प्लस 3। ये गोले का केंद्र आ गया। त्रिज्या निकाल लीजिए। गोले की त्रिज्या कैपिटल R स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस t, और u का स्क्वायर हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। ठीक है, ये 9 और 1 10, 14, 14 में से गया 13, ये आ गया √13।
ठीक है, ये कैपिटल आर का मान आ गया। दोबारा से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई गलती ना हो। यू का मान इसमें माइनस का 1 हुआ, वी का मान 2 हुआ, डब्ल्यू का मान 3 हुआ, -3 हुआ, डी का मान 1 हुआ। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 9 10 14, 14 में से 1 गया 13 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब केंद्र से समतल पे लंब डालते हैं, पी निकालते हैं। समतल का समीकरण आपके पास है, ये रहा। इसमें आपका जो केंद्र है 1 -2 3, इस पर लंब डालिए। एक्स की जगह क्या रखना है आपको, एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स की जगह 1 रखना है, वाई की जगह -2 रखना है, जेड की जगह 3 रखना है। कहाँ रखना है, समीकरण में रखना है। कौन से समीकरण में, समतल के समीकरण में। तो एक्स की जगह 1 रख दिया, -2, वाई की जगह -2 प्लस 2 जेड की जगह 3, फिर पद को जो उधर है 3 है, 3 को इधर ले आइए, 3 इधर आ गया। बट्टा क्या होता है, जब दूरी निकालते हैं तो बट्टे में क्या लिखते हैं, जल्दी बोलिए, बट्टे में क्या लिखते हैं, फिर से बोलिए, बट्टे में क्या लिखते हैं। जो एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं उनके वर्गों का योग होता है। तो एक्स के गुणांकों का योग, वाई के गुणांकों का योग और जेड के गुणांकों का योग। एक्स के गुणांक का योग, वाई के गुणांक का योग और जेड के गुणांक का योग। सब क्लियर है। 1 और 4 ऊपर 1 आया, फिर माइनस, फिर 3 दूनी 6 आया, फिर 3 आया और फिर आपका नीचे 4 4 8 और 1 9, 9 का 3 आ गया। 6 4 10, 10 और 11, 11 में से 3 गया 8, 8/3, पी बराबर है 8/3। ठीक है, अब बताइए आर बड़ा कि पी बड़ा, आर बड़ा कि पी बड़ा। पी जो है वो 8/3 है, लगभग 2.6666 होगा। ठीक है, और 13 जो है वो लगभग होता है 16 के पास होता है, तो 3 पॉइंट कुछ तो होगा ही होगा, पक्की बात है। 3 का वर्गमूल 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 13 है ये, तो 3 पॉइंट कुछ होगा, 3.60। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये 3 है, ये 2 से कम है, सीधी बात है कि ये भैया 3 से छोटा है, साफ दिख रहे। 2.6 है तो इसका मतलब ये 3 से छोटा है और ये भाई साहब 3 से बड़ा है। तो फिर कौन बड़ा हुआ, आर बड़ा हुआ, पी छोटा हुआ, क्योंकि ये 3 से बड़ा है और वो 3 से छोटा है। तो फिर सही बात है कि आर बड़ा है पी से। आर बड़ा है पी से, इसका मतलब है कि त्रिज्या बड़ी है, पी छोटा है, पी छोटा है, पी छोटा है, इसका मतलब अंदर चला गया, त्रिज्या से अंदर चला गया। त्रिज्या से कम है पी, त्रिज्या से कम है, इसका मतलब पी क्या है, समतल से दूरी है, इसका मतलब त्रिज्या से कम है, इसका मतलब पी ऊपर है। ऊपर है मतलब काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, यानी गोले की स्थिति ये है। क्लियर हो गया। तो चलिए फिलहाल आपको स्पर्श समतल का, स्पर्श रेखा का, उसको स्पर्श करने की शर्त, स्पर्श बिंदु से समतल कैसे निकलता है, समतल से वापस स्पर्श बिंदु कैसे निकलता है, तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया। चलो यहाँ ब्रेक देते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। नए टॉपिक के साथ फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।